देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट की और टारगेट कर रहे हैं 90 से ज़्यादा मार्क्स पीईटी के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है गौरव। ठीक है। और मैं बीटेक हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में AKTU से, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। ठीक है। मैं एक्स प्रोक्योरमेंट इंजीनियर रहा हूँ GPI रुड़की में। ये एक रुड़की में फैक्ट्री है। ठीक है। उसके अलावा मैं एक्स मेंटर रहा हूँ। मैंने मेंटरशिप प्रोवाइड की है बायजूस लर्निंग एप्लीकेशन में। और करंटली मैं एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ। यहाँ पे मैं क्यों हूँ? यहाँ पे मैं हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो आप प्रिपरेशन करते हैं उसमें आपको हेल्प आउट करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको देखिएगा। आज आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है। हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि 1 से 2 नंबर आपको इसी सिर्फ 5 या 10 मिनट की वीडियोस में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वीडियो होगा, इसमें 1 या 2 नंबर का कंटेंट आपको मिल जाएगा। इसी तरह के 3 वीडियोस और आएंगे, 2 वीडियोस और आएंगे, कुल मिला के INM इंडियन नेशनल मूवमेंट के 3 वीडियोज़ होंगे और उन 3 वीडियोज़ से आपका पूरे का पूरा 5 नंबर का कॉन्टेंट जो है वो कवर हो जाएगा और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पे और शुरू करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। हम सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि हम यहाँ पे सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ेंगे, फालतू की कहानी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा पीईटी का एग्ज़ाम है और पीईटी का एग्ज़ाम सिंपल आता है। बस यहाँ पे जो चीज़ मैटर करेगी, जो आपको 90 नंबर तक लेके जाएगी, 89-90 मार्क्स तक लेके जाएगी, वो है आपकी एक्यूरेसी। ठीक है। शुरू करते हैं यहाँ पे। और सिर्फ हमें फैक्ट बेस्ड पढ़ाई करनी है। इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है। जो हमारा आज़ादी का आंदोलन था उसको हम बेसिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट बोलते हैं और हम इसको देखते हैं 1885 के बाद वाला जो पीरियड है वो। क्यों? क्योंकि 1885 में क्या हुआ था? हमारी कांग्रेस पार्टी बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को। और जब ये बनी थी तो इसके अध्यक्ष थे एओ ह्यूम जी। ठीक है। एओ ह्यूम इसके अध्यक्ष नहीं थे, इन्होंने ये बनाई थी। ठीक है। बॉम्बे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसको बनाया गया था और WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। जब ये बनी थी तो इसमें प्रतिनिधि जितने जितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था वो थे 72 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के जो बम्बई अधिवेशन था 1885 का, जो पहला अधिवेशन था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। सही, एक बार और देख लेते हैं एओ ह्यूम कौन थे जिन्होंने पार्टी बनाई थी, कहाँ पे बनी थी? बॉम्बे में बनी थी। कौन सा स्कूल था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल। कितने डेलीगेट्स थे यहाँ पे? 72 थे। और अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। वायसराय कौन थे इस टाइम पे? लॉर्ड डफरिन थे। और लॉर्ड डफरिन ने इसको क्या कहा था? कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का मेला, नैरो माइंडेड माइनॉरिटी का जो एक मेला उन्होंने उसको बताया था कि एक ग्रुप है जो बहुत ही नैरो माइंडेड है और वो सारे इकट्ठे हो गए हैं और ब्रिटिश शासन के खिलाफ वो खड़े होके और जो है बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, ऐसा लॉर्ड डफरिन ने बोला था। तो आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि लॉर्ड डफरिन ने बोला था कांग्रेस के बारे में कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का मेला है। ठीक है। तीसरा अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले मुसलमान थे, बदरुद्दीन तायब जी, जो कि इसके अध्यक्ष बने थे। कौन थे? बदरुद्दीन तायब जी। 1887 में ये अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। कहाँ पे? मद्रास में हुआ था। दूसरा अधिवेशन जो था वो उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नारोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। पहला इसका जो यूरोपियन अध्यक्ष है वो जॉर्ज यूल है। अब ये चीज़ बहुत आप देखेंगे, बहुत अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी ये जानने की और रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट क्या है? अभी यहाँ पे इसने जॉर्ज यूल दिया है। अब एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, वो आपको जॉर्ज यूल के साथ एओ ह्यूम भी लिख के देगा, एओ ह्यूम भी लिख के देगा। ठीक है। WC बनर्जी भी लिख के देगा और आप इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे। ज़्यादातर लोग इसका बहुत बड़ी आबादी में बच्चे ऐसे होते हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर, पहला यूरोपियन अध्यक्ष का आंसर एओ ह्यूम लगा के आते हैं। ठीक है। जो कि बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। पहला आंसर है इसका, जो पहला यूरोपियन अध्यक्ष था वो था जॉर्ज यूल। इसे याद रखेंगे, बार बार इसको देखेंगे, बार बार इसको सुनेंगे। ठीक है। 1889 में लंदन के अंदर ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया सेटअप हुई। देखो, जब आप कोई पार्टी चलाते हो या कोई आंदोलन शुरू करते हो तो आप सोचते हो कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर्स हो। ठीक है। उस समय पे बहुत सारे, जो कोई भी अपना आंदोलन शुरू कर रहा था, जैसे अभिनव भारत, वीर सावरकर जी ने अभिनव भारत शुरू की तो उसका जो ऑफिस था वो महाराष्ट्र में भी था और उसका जो ऑफिस था वो लंदन में भी था। ठीक है। उसी तरीके से कांग्रेस का जो एक ऑफिस था वो हमारा इंडिया में तो ऑफिस थे ही थे, लेकिन लंदन में भी इसका ऑफिस खोला गया। वहाँ पे उस समय पे ऑफिस खोले गए, इस नाम रखा गया ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया और अध्यक्ष थे इसके
विलियम डिग्बी। इसका कांग्रेस से बेसिकली कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जो आंदोलन चल रहा है, अब आप देखिए आंदोलन चलना शुरू हो गया है और एक जो शांतिप्रिय लोग हैं वो सारे इकट्ठे हो गए हैं और वो सारे मिलकर किसी न किसी तरह भारत की आज़ादी के जो लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, सो विलियम डिग्बी ने इसी क्रम में लंदन के अंदर एक कमेटी खोल दी है जिसका नाम है ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला देखते हैं कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट। ये 1916 में हुआ, इसको लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। क्या नाम था? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने होम रूल लीग की सेटअप किया था, होम रूल लीग। ठीक है, इनका एक नारा था, बहुत ही फेमस है, पूछा जा सकता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। देखो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे और उसी के हिसाब से हम प्रिपरेशन करेंगे। कांग्रेस लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है, ये किसने कहा था? ये कर्जन ने कहा था, लॉर्ड कर्जन, जो कि 1950 में बंगाल विभाजन के दौरान वाइसरॉय भी था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। अब तीसरा अधिवेशन कब हुआ होगा, इस चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है कि ये 1915 में हुआ था। ठीक है, 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था, तो 30वां अधिवेशन आप खुद ही लगा लीजिए, उसमें 30 ऐड कर दीजिए तो 1915 में हुआ होगा। ठीक है, कहाँ हुआ था? ये बॉम्बे के अंदर हुआ था। ठीक, कौन था? लॉर्ड विलिंगटन था। क्या नाम है? लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन। अब इसको देखो, ये 1915 के आसपास का है, 1915 के आसपास का वाइसरॉय है। ठीक है, तो जब पूछेगा 1940s 1950s के 1940s 1945 के आसपास, तो लॉर्ड विलिंगटन का नाम जरूर देगा। तो लॉर्ड विलिंगटन को आप एलिमिनेट कर दोगे वहाँ से। तो आपको सिर्फ चीज़ें रटनी नहीं होती हैं, आपको एलिमिनेशन आना चाहिए और जब आपको एलिमिनेशन आएगा तो क्वेश्चन आप अपने आप बना लोगे। ठीक है, महात्मा गांधी 1924 बेलगाम अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए थे। पहला अधिवेशन था जिसके वो अध्यक्ष बने थे। कौन सा? बेलगाम अधिवेशन 1924 का था। ठीक है, 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है, और ये पहली गवर्नर भी थी उत्तर प्रदेश की। क्या थी ये? पहली गवर्नर भी थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, 1917 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी और बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। जो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग थी वो बनी थी सितंबर 1917 को। ठीक है, और जो एनी बेसेंट की थी वो बनी थी अप्रैल 1917 को। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये देखें, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जेबी कृपलानी जी। कौन थे? जेबी कृपलानी जी। ठीक है, राष्ट्रगान के बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आए। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के जो कोलकाता अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें गाया गया। सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था ये 1912 में। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की जो पत्रिका थी उसके अंदर। ठीक है, शीर्षक था इसका भारत विधाता। 24 जनवरी 1950 को इसको अपना लिया गया और 24 जनवरी 1950 को और क्या हुआ था? इसको उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। PCS 2022 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले PCS में ये पूछा गया था। आगे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार अमृतसर सेशन में पार्टिसिपेट किया था। कौन सा सेशन में पार्टिसिपेट किया था? अमृतसर सेशन में पार्टिसिपेट किया था और इसके बाद क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी, ये स्वर्ग से धार गए थे। ठीक है, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। देखिए होता क्या था कि जो नेता थे जैसे गांधी, ठीक है, नेता थे जैसे आपके जो आपके मॉडरेट नेता थे, ठीक है, जो शांतिप्रिय तरीकों से चीज़ों को करना चाहते थे, हाथ जोड़ के और लोगों से एक तरीके से रिक्वेस्ट करके अंग्रेजों से कि हमारे साथ ये मत करो, हमारे साथ वो मत करो, ठीक है, हमें थोड़ा सा रिलैक्स कर दो, थोड़े से हमें सुविधाएं दे दो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई हमारा का जो स्तर है वो सही कर दो। तो वो कहते थे कि देश हमारा है। कौन? बाल गंगाधर तिलक। वो कहते थे देश हमारा है तो हम इनसे भीख क्यों मांगे। ठीक है, तो उनका उद्देश्य था, उन्होंने कहा हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं, भीख मांगना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आत्मनिर्भरता है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा था इसी क्रम में कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। सूरत स्प्लिट देखते हैं। सूरत स्प्लिट क्या है? 1907 में नरम दल और गरम दल। देखो अब एक पार्टी के अंदर, एक घर के अंदर भी दो विचारधाराएं होती हैं तो भी वो वहाँ पे कुछ ना कुछ बंटवारा हो जाता है। तो ये तो एक पार्टी थी जिसमें अलग अलग विचारधारा के लोग थे, तो दो विचारधाराएं यहाँ पे आमतौर पे जो है वो पनपी।
पहली थी नरम दल और दूसरी थी गरम दल। नरम दल के लोग वो लोग थे जो चीज़ों को प्यार मोहब्बत से और रिक्वेस्ट करके अंग्रेज़ों के सामने मनवाने की कोशिश करते थे, और गरम दल के लोग वो लोग थे जो कहते थे कि नहीं, शाम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अगर हमें स्वराज चाहिए होगा तो वो हम लेंगे। ठीक है, उनके जो नेता थे वो थे लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ठीक है, अरविंदो घोष, ये सब थे, लाला लाजपत राय। ठीक है, और नरम दल में देखेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये इनके प्रोमिनेंट लीडर्स थे, और ये इनके गरम दल वालों के प्रोमिनेंट लीडर्स थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, इनको कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बस इतना याद रखेंगे इसको, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। इसकी डिटेल में अगर हमें कभी जाना होगा तो हम किसी और दिन जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हमें सिर्फ पीईटी के लिए प्रिपरेशन करनी है। एक स्पेक्ट्रम की पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा मैं, ठीक है, पीईटी के बाद, तो उसको आप देखिएगा। और हमारी पीसीएस की भी सीरीज़ चल रही है, तो उसको भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वैलेंटाइन शिरोल, तो वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को कहा था कि ये भारतीय अशांति के जनक हैं। ठीक है, क्या है ये? भारतीय अशांति के जनक हैं। ये देखिए, तिलक को कहा था कि ये भारतीय अशांति के जनक हैं। सो बेसिकली क्या था कि फिर जो तिलक थे वो इनसे केस लड़ने के लिए लंदन गए थे। इस वजह से लगभग ये गए थे 1917 या 1918 की बात है, ये केस लड़ने के लिए इनसे लंदन चले गए थे। ठीक है, तब जाके जो इनका होम रूल लीग मूवमेंट था वो भी थोड़ा शांत पड़ गया था। आपने देखेंगे 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट शुरू हुआ था और ये चले गए थे फिर बाद में वैलेंटाइन शिरोल से केस लड़ने के लिए। ठीक है, इन्होंने केस कर दिया था उसके ऊपर। गणपति उत्सव इन्होंने निकाले थे तिलक ने, लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावना है, अपने धर्म, अपने देश के प्रति प्यार की भावना है, उसके लिए गणपति उत्सव इन्होंने निकाले थे। ठीक है, इनकी मृत्यु के पश्चात गांधी जी ने, मौलाना शौकत अली ने, सैफुद्दीन किचलू जी ने इनको कंधा दिया था। ठीक है, सो बहुत ही प्रोमिनेंट ये फिगर रहे हैं, और इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अगला देखते हैं स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, स्वदेशी आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सो बेसिकली सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन का जो था वो मेन कॉज क्या था होने का। 20 जुलाई 1905 को क्या होता है, बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। दरअसल क्या है कि अंग्रेज देख रहा है कि बंगाल में धीरे धीरे जो स्वतंत्रता है उसकी चेतना का जागरण हो रहा है, तो मुस्लिमों में और हिंदुओं में फूट डालने के लिए बंगाल को विभाजित कर दिया जाता है 2 हिस्सों में। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये 16 अक्टूबर की डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। बंगाल विभाजन प्रभावी, अब ये देखो दोनों डेट देखो, 20 जुलाई 1905 और 16 अक्टूबर 1905, दोनों में फ़र्क क्या है? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा करता है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। अब एग्जाम में आएगा बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ। आपने ऊपर से पढ़ लिया 20 जुलाई 1905। ठीक है, आप टिक कर आए 20 जुलाई 1905। अब जब आप 20 जुलाई 1905 टिक कर आए, फिर आप घर पे आके बोलोगे अरे हमने तो ये किया था, हमने वो किया था, उसके ऑब्जेक्शंस भरोगे, ये करने लगोगे। ठीक है, सो अभी से ही ठीक चीज़ पढ़ के जाओ तो एग्जाम के बाद प्रिपरेशन में आपका एग्जाम के अंदर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो शोक दिवस इस दिन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, राखी दिवस यहाँ पे मनाया गया, और यहीं से शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव सभा समिति की स्थापना की थी। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी, किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। अगर आपको फैक्ट्स याद करने हैं तो फैक्ट्स याद करने का तरीका कोई वो नहीं होता कि आप उसे एक हाथ रखें उस पर फिर उसे पढ़ें, आप उसे बार बार सुनिए। आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड, अगर आपके घर पे वाईफाई है तो आप इसको बार बार भी देख सकते हैं, और नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको बार बार देखिए, 144p में आप इसको डाउनलोड कीजिए और उसको बार बार सुनिए, बार बार सुनते रहिए। ठीक है, 5 नंबर का कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो, इन 2-3 वीडियो से, जो इसके बाद आप देखेंगे वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री की आएगी, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, और आपको 90 मार्क्स के जो आपका टारगेट है उस तक हम पहुँचाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश पत्रकार, ठीक है, HW नेविन्सन्स पत्रकार, पिछले पैट के पेपर में पूछा था। ठीक है, पिछले पैट में पूछा था, पिछले PCS में जो 2021 का PCS हुआ था पत्रकार के बारे में, उससे ही पूछा था। ठीक है, कि गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन सा पत्रकार रहा था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे ब्रिटिश पत्रकार कौन थे? HW नेविन्सन्स, ये वो पत्रकार थे जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे।
ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी, दादा भाई नौरोजी। अच्छा, ये पेंटिंग्स वगैरह में रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, अगर पेंटिंग से रिलेटेड आधुनिक भारत के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका आंसर ये रविंद्रनाथ टैगोर होंगे, अगर रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन में है तो, ठीक है, अगर आर्ट एंड कल्चर से अलग क्वेश्चन आ रहा है तो। दादा भाई नौरोजी 1882 में ब्रिटिश सांसद चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1882 में ब्रिटिश सांसद ये चुने गए थे। इनकी पत्रिका थी, क्या नाम था पत्रिका का? रफ्त गुफ्तार। 1851 में ये प्रकाशित हुई थी। पत्रिकाओं के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। बाकी जैसे जैसे बीच बीच में आता रहेगा वो मैं बताता रहूँगा, ठीक है। 2-4 मिनट का वीडियो होगा, कोई बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ें पढ़नी भी नहीं होती, ठीक है। अब 1907 में कराची अधिवेशन हो रहा है, ठीक है, और 1908 में कराची अधिवेशन अमृतसर अधिवेशन हो रहा है। और ये किसके अधिवेशन है? मुस्लिम लीग के अधिवेशन है। बस इसको याद रखना, 1907 में कहाँ पे हुआ था और 1908 में कहाँ पे हुआ था। 1907 में इसलिए मैटर करता है कि 1907 में सूरत स्प्लिट भी हुई थी, ठीक है। सो नरम दल और गरम दल में जो वो बढ़ गए थे, तो इसलिए 1907 का जो कराची अधिवेशन है उसको याद रखना है। एक शाखा लंदन में खोली गई थी, सैयद अमीर अली। जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग जगह जब कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है तो वो अपनी अलग अलग जगह, ज़्यादा से ज़्यादा जगह जितनी हो सकती हैं वो उतनी जगह अपनी ब्रांचेस खोलने की कोशिश करती है। तो उसी तरह मुस्लिम लीग हो गई, कांग्रेस हो गई, अलग अलग जो आपका संगठन है उन्होंने लंदन में, और किसी ने सिंगापुर में, किसी ने किसी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। सो अलग अलग कंट्रीज़ में अपनी शाखाएँ खोली थी। 1905 में मॉडले और मिंटो भारत आए। मॉडले कौन था? मॉडले को बनाया गया भारत का सचिव और मिंटो को बनाया गया भारत का वॉइसरॉय, ठीक है। 1909 में मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स आए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसके तहत क्या गया? मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट, तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये था कि मुसलमानों के लिए पूरी तरीके से जो जहाँ पे मुसलमान जो बहुल इलाके थे उसके लिए वोट देने का अधिकार और इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को था। सो ये बेसिकली था सेपरेट इलेक्टोरेट। वहाँ पे मुसलमानों का शासन चलेगा अपने हिसाब से। सो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, ठीक है। अप्रैल 1916 एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। सितंबर 1916 में बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की, ठीक है। अब इनकी कुछ पत्रिकाएं देख लेते हैं, एनी बेसेंट जी की और बाल गंगाधर तिलक जी की। एनी बेसेंट की थी कॉमनवेल, ठीक है, न्यू इंडिया। इनके सचिव हुआ करते थे जॉर्ज एंड्रुल। क्या नाम था? जॉर्ज एंड्रुल। बस इसको वीडियो को पॉज करो, एक बार सोचो। बेसेंट की थी कॉमनवेल और न्यू इंडिया, और सचिव इनके थे जॉर्ज एंड्रुल, ठीक है। वीडियो पॉज करो और एक बार सोचो। तिलक की थे मराठा और केसरी, ठीक। अध्यक्ष थे इनके जोसेफ बेविस्टा और सचिव थे इनके एनसी केलकर, ठीक है। कौन थे अध्यक्ष इनके? जोसेफ बेविस्टा। सचिव थे एनसी केलकर। तो तिलक चैड टाइप थोड़े इंसान रहे होंगे, और जो मतलब जो लोगों को लीडरशिप ज़्यादा पसंद होती है, ठीक है। सो इन्होंने अध्यक्ष और सचिव अपने अलग अलग करे हुए हैं, और सचिव इनके बस एक ही हैं, अध्यक्ष ये खुद यहाँ पे हैं, ठीक। आगे चलते हैं। गांधी जी, ठीक है। तो महात्मा गांधी, जन्म हुआ इनका 2 अक्टूबर 1869 को। गांधी जी से एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है। गांधी जी के बिना कोई भी एग्जाम पूरा नहीं होता है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। इनकी शिक्षा जो थी वो राजकोट में हुई। विवाह इनका 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। कितनी उम्र में? 13 साल की उम्र में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी गांधी जी हैं, आपको याद होना चाहिए। पिता इनके करमचंद गांधी थे। ये दीवान थे वाकनेर और राजकोट के। वाकनेर और राजकोट गुजरात में मौजूद 2 जगह हैं, ठीक है। 1894 में, बेसिकली 93 में गए थे अफ्रीका, ठीक है। तो अफ्रीका में इनके साथ कुछ हादसा हुआ। इनको जो वहाँ पे आप जानते कि ब्लैक और वाइट का उस समय पे डिफरेंस होता था, तो इनको उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, और वो उनके जीवन का, महात्मा गांधी के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। 1894 में इन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की अफ्रीका के अंदर, ठीक है। टॉलस्टॉय फॉर्म उन्होंने बनाया। फिनिक्स आश्रम उन्होंने स्थापित कराया 1904 में, ठीक है, अफ्रीका के अंदर ही। सत्य और अहिंसा इनके 2 हथियार थे। इनके 2 जो वेपन्स थे, सत्य और अहिंसा, वो 2 वेपन थे। लुइस फिशर कहते हैं कि लुइस फिशर कौन थे? लुई फिशर
वो जस्ट अ सेकेंड। लुई फिशर जो थे वो बेसिकली एक पत्रकार थे। कौन थे? पत्रकार थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, आई एम अ ट्रू सोशलिस्ट, और मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय, कि सबका उदय हो, सब साथ चलें, ठीक है। ये मेरे समाजवाद का अर्थ है, ये मेरे सोशलिज्म का अर्थ है। 1915 में अहमदाबाद से सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। अहमदाबाद जब ये आए 1915 में, महात्मा गांधी वापस आए भारत के अंदर, और 1915 के अंदर इन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सविनय अवज्ञा आंदोलन और करबंदी, ठीक है। सविनय अवज्ञा मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो इन्होंने प्रेरणा ली, वो कहाँ से ली? थोरो से ली। थोरो एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर और एक बहुत ही प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है। करबंदी यानी एंटी टैक्स मूवमेंट, टैक्स नहीं देना, कर नहीं देना, ठीक है। तो उसकी जो इन्होंने ली थी प्रेरणा, वो कहाँ से ली थी? थोरो से ली थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1917 में क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह होता है, ठीक है। इसका विरोध किया था एनजी रंगा ने, और इसका साथ दिया था महात्मा गांधी को। महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की इन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ भी की थी। ठीक। सचिव जो थे इनके वो थे प्यारेलाल। क्या नाम था सचिव का? प्यारेलाल। और इनके चिकित्सक थे डॉक्टर सुशील नैयर जी, ठीक है। डॉक्टर सुशीला नैयर, अच्छा ये डॉक्टर सुशीला नैयर कौन है? ये प्यारेलाल जी की बहन थी। कौन थी? प्यारेलाल जी की बहन थी। चार्ल्स एंड्रयू, जिनको गांधी जी ने नाम दिया था दीन बंधु, ठीक है, ये 1925 से लेकर 1927 तक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे। कौन? चार्ल्स एंड्रयू। यूपी किसान सभा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। किसके बारे में? यूपी किसान सभा के बारे में, ठीक है। जो लोग इससे एसोसिएटेड थे वो थे मेघ कौन? एम से मदन मोहन मालवीय, आई से इंद्र नारायण द्विवेदी, और जी से गौरीशंकर मिश्रा। सो इस ट्रिक से आप इन तीनों के नाम याद रख सकते हैं। पूछेगा यूपी किसान सभा की जो फाउंडेशन थी वो किसने की थी? वो मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, ठीक है। 1918 में वीपी वाडिया जी ने पहली लेबर यूनियन जो है वो भारत में बनाई थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन 1918 में गांधी जी ने बनाई थी। ट्रेड्स यूनियन एमएन जोशी ने 1920 में बनाई थी बॉम्बे के अंदर, ठीक है। 1920 में अगर बात करें, बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का निर्माण किया था, ठीक है। उसके बाद सहजानंद सरस्वती जी ने बिहार प्रांतीय किसान सभा 1936 में बनाई थी, क्योंकि इस समय पे क्या था, किसानों की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी देश में। सो और ये लोग भी अपने अधिकारों की मांग करने के लिए आगे आ रहे थे। तो जो भारत का जो फ्रीडम मूवमेंट था वो सिर्फ आज़ादी का ही मूवमेंट नहीं था, वो जो किसानों का और आपका दलितों का शोषण जो कई सालों से होता आ रहा था, सदियों से होता आ रहा था, उसके खिलाफ भी ये एक मूवमेंट था, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा ये कब बनी? ये भी 1936 में ही बनी, ठीक है। एनजी रंगा इसके सचिव थे, और इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे सहजानंद सरस्वती जी, ठीक है। 1946 में तिभागा आंदोलन हुआ। तिभागा आंदोलन 1946 में हुआ। पूछेगा तिभागा आंदोलन कब हुआ? आज़ादी से 1 वर्ष पहले, यानी 1946 में तिभागा आंदोलन हुआ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। सो इसको याद रखेंगे, ये लगभग हो गया है। अगला और आज का आखिरी स्लाइड है रॉलेट एक्ट के बारे में, ठीक है। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, और इसका नारा था बिना वकील, बिना दलील और बिना वकील। एक तरीके से किसी को भी उठा के, जिसका मन पुलिस को करेगा वो उसे उठाएगी और जेल में बंद कर देगी, ठीक है। सो अगर आप आज देखें कि एक एक्ट चलता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। अगर आप खबरों से जुड़े रहते हैं तो आप देखेंगे कि हैदराबाद में आजकल कुछ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, और क्या प्रॉब्लम चल रही है उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ के एमएलए हैं टी राजा को उठा के बंद कर दिया गया है उनके एक बयान के पीछे, और बताया गया है कि उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में अंदर किया गया है, लॉकअप में बंद किया गया है। सो बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन और ये जो रॉलेट एक्ट था, ठीक है, जो ये रॉलेट एक्ट था ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का ही 10 गुना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा क्रूर रूप था। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो सिर्फ उठा के किसी को भी बंद किया जा सकता है, लेकिन रॉलेट एक्ट में उसके साथ कुछ भी किया जा सकता था। और जनरली जो सरकार थी उस समय की, ब्रिटिश जो सरकार थी, वो अपने बचाव के लिए और आंदोलनों को दबाने के लिए इस एक्ट का यूज़ करती थी, ठीक है। इस समय पे चैम्सफोर्ड जो था वो वॉइसरॉय था,
13 अप्रैल 1919 को इसी के विरोध के चलते, रॉलेट एक्ट के विरोध के चलते जलियांवाला बाग में कुछ लोग एकत्र हुए थे 13 अप्रैल 1919 को उसी का विरोध करने के लिए, लेकिन यहाँ पे गोली चलवा दी गई 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ पे इंसिडेंट हुआ जिसको कुख्यात है बेसिकली जलियांवाला बाग इंसिडेंट के रूप में या जलियांवाला बाग कांड के रूप में, ठीक है। जनरल डायर यहाँ पे जनरल था जिसने गोली चलाने के आदेश दिए थे, और माइकल ओ डॉयर ये उस समय गवर्नर था, कहाँ का, पंजाब का, ठीक है, जिसने जनरल डायर को आदेश दिए थे गोली चलवाने के। शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया था इस घटना के बाद वायसराय की काउंसिल से, और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग दी थी, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, और थोड़े बहुत क्विज भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी आप एक दूसरा वीडियो है जो कि ओरिएंटेशन वीडियो है, इसी के लिए UPSC पैट के लिए आप जाके उसको देख सकते हैं। UPPCS की क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।